Hello dear students, welcome to your MED and today educational channel। लास्ट क्लास में हम लोग सैकराइड की स्टडी कर रहे थे और हम लोग मोनोसैकराइड के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। ठीक है, हम लास्ट क्लास में जाने हेक्सोज के बारे में जाने, टेट्रोज के बारे में जाने, ग्लूकोज के बारे में भी जाने। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे पॉलीसैकराइड की। जैसा कि द वर्ड है पॉलीसैकराइड, सैकराइड जिसे हम कह सकते हैं स्टार्च मोलेक्यूल, स्टार्च मोलेक्यूल या आप इसे ग्लूकोज मोलेक्यूल भी समझ सकते हैं। और पोली वर्ड मीन्स होता है मेनी। अभी तक हम लोग सिंगल मोलिक्यूल की बात कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कि मोलिक्यूल कैसे होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किनके किनके कौन कौन से कंपाउंड्स है। जैसे ग्लूकोज हम समझे थे 6 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, है ना, हेक्सोज होते हैं। आज पॉलीसैकराइड्स दे आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स, यानी स्टार्च ग्लूकोज की अगर कोई लॉन्ग चेन बन जाती है, काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, या काफी सारे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए, ग्लाइकोजेन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, या फिर आपको म्यूसिन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स काफी सारे आपस में जुड़ जाते हैं। तो इनके जुड़ने से जो पॉलीमर बनता है, उसी पॉलीमर को हम लोग कहते हैं पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकराइड। किसी भी मोनोसैकराइड का अगर लॉन्ग चेन बनता है जिसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ सकते हैं, इनकी नंबर्स में भी 2 लाख तक या उससे अधिक मॉलिक्यूल बन सकते हैं। आपस में जुड़ जाए, जुड़कर स्ट्रेट चेन बना लें, साइड चेन बना ले, ब्रांच चेन बना ले, किसी तरह का चेन बना ले, दे विल बी कॉल्ड पॉलीसैकराइड। अब पॉलीसैकराइड के सिंपल एग्जांपल्स में बात करेंगे तो आपका हो गया ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, काफी सारे ढेर सारे पॉलीसैकराइड्स हैं। हम लोग जो यूज करते हैं, चाहे वो डाइट के रूप में हो, मेडिसिन के रूप में हो, या अदर प्रोडक्ट के रूप में, दे आर मोस्टली पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड को पहले की ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स, पॉलीसैकराइड को 2 वर्गों में बांटा गया है। पॉलीसैकराइड मीन्स किस प्रकार के मॉलिक्यूल के बने हैं। एक तो होते हैं मोनोपॉलीसैकराइड, या जिसे कहते हैं एक कहते हैं होमोपॉलीसैकराइड, और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड, होमो मीन्स होता है सिमिलर मॉलिक्यूल और सिमिलर मोनोमर और मोनोसैकराइड। आप कह सकते हैं कि वैसे पॉलीसैकराइड जो एक ही मोनोसैकराइड के बने हों, जिसे हम कहेंगे होमोपॉलीसैकराइड। क्या? होमोपॉलीसैकराइड। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही आपस में जुड़ते चले गए, तो ये होमोपॉलीसैकराइड होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन बन रही है, म्यूसिन की लॉन्ग चेन बन रही है, तो इनकी अगर लॉन्ग चेन बन रही है तो इसे हम कहेंगे होमोपॉलीसैकराइड। दूसरा हेटेरोपॉलीसैकराइड का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोसैकराइड, जिसमें
दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड आपस में एसोसिएट होकर कोई पॉलीसैकराइड बनाता है। दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड आपस में जुड़कर पॉलीसैकराइड बनाता है, तो इसे हम कहेंगे हेटेरोपॉलीसैकराइड। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन है, म्यूसिन और ग्लूकोज है ना, इस तरह से। क्लियर? बात समझ में आ रही है? पहले हम बात किए होमोपॉलीसैकराइड और हेटेरोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड में एक ही तरह के मोनोसैकराइड होंगे, हेटेरोपॉलीसैकराइड में एक ही तरह के नहीं होंगे, दो या दो से अधिक टाइप के। राइट? अब इसके बाद इनकी और क्लासिफिकेशन है जो हमें मेन पढ़ना है बायोमोलिकुलर से बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि ये पॉलीसैकराइड होमो हो सकते हैं, हेटेरो हो सकते हैं, पर चूंकि बायोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। देखिए कुछ चैप्टर्स जो है वो बायोलॉजी के भी हैं और केमिस्ट्री के हैं, जिसमें खासकर बायोमोलिकुल्स है, तो बायोमोलिकुल्स में बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब केमिस्ट्री में इसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली कि भाई ये होमो होगा, हेटेरो होगा, ग्लूकोज है कि गैलेक्टोज है कि फ्रक्टोज है, तो हमको सिर्फ इतना देखना है। बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि इनका क्या बायोलॉजिकली क्या इम्प्लीकेशन है पहले। तो अब कुछ हम पॉलीसैकराइड की बात करेंगे, तो हम पहले समझेंगे फूड स्टोरेज पॉलीसैकराइड की बात करेंगे। फूड स्टोरेज पॉलीसैकराइड जैसा कि हमें पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट आर फोटोसिंथेसिस। कुछ एनिमल्स भी हैं, उन्हें भी आवश्यकता होती है सब्सटेंसेस की स्टोरेज की, तो स्टोरेज की आवश्यकता होगी। अब ऐसा तो नहीं ना कि स्टोरेज मोनोसैकराइड के रूप में स्टोरेज कर ली, मोनोसैकराइड के रूप में स्टोरेज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो एक तो उनके लिए स्पेस की जरूरत होगी, एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगा, और जो लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर एनर्जी एफिशिएंट, ऑल लिविंग थिंग्स आर एनर्जी एफिशिएंट। दैट्स व्हाई ये जब स्टोर करेंगे तो स्टोर करेंगे पॉलीसैकराइड के रूप में। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे एमाइलोपेक्टिन की बात अगर करते हैं, है ना, एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं। एमाइलोपेक्टिन में लगभग 2000 से 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में होते हैं। एमाइलोज चेन होता है जिसमें 200 से 1000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकता है। एमाइलोपेक्टिन में 2000 से 2 लाख तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, स्टोर हो सकता है। तो जब स्टोरेज की बात हो जाएगी तो स्टोरेज में होंगे तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे? पॉलीमर बना देंगे। तो अगर स्टोरेज की बात होती है तो प्लांट में मेन दो तरह से पॉलीसैकराइड स्टोर होते हैं। पहला तो स्टार्च मेजर, जैसा कि पढ़े फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बना? ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, और वो ग्लाइकोजन स्टार्च के रूप में स्टोर होगा स्टार्च के रूप में। और दूसरा होता है ग्लूकागोन। हम जनरली बात करते हैं स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोरेज होता है, जबकि ग्लूकागोन के रूप में ये एनिमल्स में स्टोर होता है। स्टार्च दोनों में, प्लांट में मेनली स्टार्च के रूप में और एनिमल्स में ग्लूकागोन। इतना ही नहीं, ये जो स्टोर्ड स्टार्च है, ये जो स्टोर्ड स्टार्च है, प्लांट जो स्टोर करेगा, ये स्टोर एनिमल को एज ए फूड सोर्स मिलेगा। जो स्टार्च स्टोर प्लांट दो रीजन से कर सकता है। प्लांट के द्वारा स्टार्च स्टोर करने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो हो सकता है फॉर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हैं, मैन है, बर्ड है, इनके
इनके न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा वो स्टोर कर सकता है एम्ब्रियो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्ब्रियो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्ब्रियो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही कह रहा है कि ये जो स्टोर कर सकता है, खासकर ये अगर सीरियल्स के रूप में स्टोर हो गया, लेग्यूम्स पल्सेस के रूप में स्टोर हो गया, राइजोम्स के रूप में स्टोर हो गया, फ्रूट्स के रूप में स्टोर हो गया, बल्ब्स के रूप में स्टोर हो गया, तो दे आर फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स और अदर एनिमल बेनिफिट्स। अब बल्ब में यानी पोटैटो में जो स्टार्च स्टोर होगा वो इसलिए नहीं स्टोर होगा मेनली या प्रिंसिपल ये नहीं होगा कि उसके जो आई जो है पोटैटो के, उन आईज को आगे डेवलप करें। जैसे आई डेवलप होगा उसमें रूटिंग हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन होता है। एक्स्ट्रा स्टार्च बन जाता है, फोटोसिंथेसिस चलता है, मतलब वही प्लांट्स एक्स्ट्रा स्टार्च स्टोर करेंगे जिनमें फोटोसिंथेटिक का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन इज मच मोर देन रेट ऑफ कंजम्पशन। यानी बहुत ज्यादा बन रहा है, उतना खर्च नहीं हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और वो जो स्टार्च स्टोर हुआ ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, यानी अदर हेट्रोट्रॉप्स उसको सोर्स ऑफ फूड के रूप में, जैसे ह्यूमन स्टार्च किससे लेगा? सीरियल से, अनाज जैसे गेहूं है, व्हीट है, राइस चावल है, मेज है, मक्का है, इन सब से होगा। जैसे अब अगर उनकी जो स्टार्च होती है, इनकी शेप्स को देखा जाए तो इस तरह का शेप ये बनता है, बताइए, ये स्टार्च का ये शेप इस तरह का देखने को मिलता है। ये शेप देखने को मिलेगा आपको पोटैटो। ये क्या है? अब ये क्या है? ये चेन है, ये बड़े चेन बने, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ये चेन बन रहे हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेन इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, काफी सारे चेन अरेंज हो रहे हैं, और यही चेन अरेंज होकर के स्टार्च अरेंज होकर के फर्दर यूज के लिए मिलेगा। ठीक है। इस तरह से अगर मेज की बात होगी तो मेज में कुछ इस तरह से स्टोर होगा। देखिए किस तरह से वो स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा उनकी जो सीड्स हैं वो कैसा है। इस तरह से ये बनेगा, है ना, ये मेज में स्टेज होगा। मेज इन सब पर क्या रहेंगे, क्या है, ये लंबी चेन बनेगी, और ये किसी का चेन है? स्टार्च की, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चेन। इसी तरह से अगर मटर की बात करेंगे तो मटर में इस तरह से स्टोर होगा। स्टोर होगा, ये पी में स्टोर होगा, इस तरह से स्टार्च होगा पी, और ये क्या हो जाएगा? ये सारा क्या है? ये लंबी ग्लूकोज की चेन है, लंबी चेन है। एक चेन में 200 से लेकर 2 लाख तक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इनकी जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज डिपेंडिंग अपॉन की साइज कितना अवेलेबल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना बन रहा है। इसी तरह से अब कहते हैं पॉलीग्लूकान की बात करते हैं। पॉलीग्लूकान आर मोनोसैकराइड्स और फोटोसिंथेसिस बाय प्रोडक्ट। ठीक, ये जो पॉलीग्लूकॉन्स है, पॉलीग्लूकॉन मॉलिक्यूल्स हैं, ये होमोसैकराइड्स है। पॉलीग्लूकॉन मॉलिक्यूल होमोसैकराइड है। होमोसैकराइड किस चीज के होमोसैकराइड है? तो फोटोसिंथेटिक बाय प्रोडक्ट के। और ये कहाँ यूज होंगे, कहाँ स्टोर होंगे? इनमें स्टोर कहाँ होगा? एमाइलोप्लास्ट में। प्लास्टिक देख लीजिए, सेम टॉपिक में प्लास्टिक हम लोग एमाइलोप्लास्ट की बात किए हैं, एल्यूरोप्लास्ट की बात किए हैं ना, इलियोप्लास्ट की बात करते हैं। तो एमाइलोप्लास्ट में स्टोर होगा स्टार्च, एमिलियोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होगा, और वो एमिलियोप्लास्ट का जो स्टार्च है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, एनिमल यूज कर सकते हैं। अब स्टार्च मॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स, स्टार्च मॉलिक्यूल कई शेप में हो सकता है।
ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है और कैसे हो सकता है। ठीक है। अब इनमें एमाइलोप्लास्ट के मेन दो कंपोनेंट हैं, एक एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एक एमाइलोज ये जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं इनमें दो तरह का हो सकता है एमाइलोप्लास्ट में। पहला एमाइलोज की अगर बात करते हैं तो एमाइलोज क्या है, 1,4 अल्फा ग्लूकोज। क्या है ये? 1,4 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1,4 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और एमाइलोपेक्टिन क्या है? यह है 1,6 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1,6 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो किस बॉन्ड से बना रहेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाएगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो इसमें स्टार्च स्टोरेज होता है, फूड के रूप में स्टोरेज होता है, इसमें 20 से 30% तो एमाइलोज होता है और बाकी एमाइलोपेक्टिन के रूप में होता है, अब अभी से 6 महीने या कई साल पहले की बात है, लोगों ने दावा किया था कि ये जो बच्चे खाते हैं ये क्रैक्स या कुरकुरे, उन्होंने कहा था कि जो कुरकुरे खाते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, उनमें प्लास्टिक होता है। बहुत जबरदस्त रूमर चला था कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है और लोगों ने दिखाया भी था, कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है। क्या वास्तव में कुरकुरे में प्लास्टिक होता है? क्या हमारे देश के या वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन पैसे के लालच में इतने लंबे हो गए हैं कि वो कुछ का कुछ भी खिलाते हैं? ये इस तरह से कई तरह की बातें चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्लास्टिक का चावल बिक रहा है, कुछ लोग कहते हैं प्लास्टिक का गोभी बिक रहा है, कुछ का कहना है प्लास्टिक के अंडे बिक रहे हैं। मतलब जो एक रिवर फैलाने वाली एजेंसी भी काम कर रही है वर्ल्ड वाइड। कहने को तो वो हमें अलर्ट करे, बट वो अलर्ट नहीं करे, वो डरा रही है, वो हमें डरा रही है। जी अंडे प्लास्टिक के हो सकते हैं भाई, मतलब अब दिखा दे कि जी कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, बट क्या वास्तव में कुरकुरे में प्लास्टिक था? नहीं। कुरकुरे में जो स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च, कौन सा स्टार्च? एमाइलोपेक्टिन की अगर बात करते हैं, एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोपेक्टिन जिसमें भी पाया जाएगा वो वैक्सीन होगा, प्लास्टिक जैसा दिखेगा, वो सिंपल वे प्लास्टिक जैसा दिखेगा जिसमें ज्यादा पाया जाएगा। अब ये मक्का में ज्यादा पाया जाता है, गेहूं में कम पाया जाता है। इसमें एमाइलोपेक्टिन ज्यादा होने के कारण आसानी से इनके बॉल बन सकते हैं, इसीलिए जो चाहे कुरकुरे हो या इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें मक्के का यूज करते हैं, स्टार्च से यूज करते हैं। कपड़े में भी अलग से आता है स्टार्च। बहुत से लोग पहले जो सूती कपड़े पहनते थे तो उसमें सिलवटें पड़ जाती थी, अष्टमी के लिए स्टार्च आता है। बहुत से लोग पहले वो उसका सिंपल सा सोल्यूशन निकाल के मार डुबो देते थे। तो दीज आर स्टार्च। एमाइलोपेक्टिन एक वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्सी स्टार्च है जो मक्के पाया जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा प्लास्टिक जैसा देखने को मिल जाता है। मक्के का वो जो लावा बनता है वो इसी कारण बन पाता है, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं एमाइलोपेक्टिन के कारण। बट एमाइलोपेक्टिन ना होता तो उतना बड़ा नहीं फूल पाता। अब जिस तरह से मक्का का जो बनता है उस तरह से बॉल जो बनता है, जो लावा जो बनता है, उस तरह से धान का नहीं बन सकता, गेहूं का नहीं बन सकता।
तो इसमें क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है, एमाइलोपेक्टिन दूसरे मॉलिक्यूल को बांधे रखता है। ये एक वैक्सीस सब्सटेंस है, क्या है, एक स्टार्च। अब अगर हम बात करते हैं एमाइलोज की बात करते हैं, एमाइलोज, तो एमाइलोज में कितना 200 से 1000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चेन हो सकता है, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चेन होता है, कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होता है। लेकिन एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो इसमें 2000 से लेकर के 2 लाख तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ रह सकता है। 2000 से 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल का लंबा सा चेन। हाँ, आगे समझते हैं ग्लाइकोजेन की। अब ग्लाइकोजेन क्या है, ग्लाइकोजेन क्या है, तो कहता है ग्लाइकोजेन इज पॉलीसैकेराइड फूड रिजर्व ऑफ एनिमल। एनिमल में फूड ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है, मतलब ग्लूकोज के रूप में तो वो सर्कुलेट होगा, लेकिन स्टोरेज की बात होगी तो वो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होगा। और ग्लाइकोजेन में की अगर बात करते हैं तो लगभग 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर ग्लाइकोजेन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। कितना, 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनकी पॉलीमराइज होगी, ये पॉलीमर होकर के एक ग्लाइकोजेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजेन। सिंगल ग्लाइकोजेन में लगभग 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लाइकोजेन इतना ही, ग्लाइकोजेन बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, इन सब का फूड रिजर्व है। बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, इनके फूड रिजर्व, यानी इनके बॉडी में फूड जो स्टोर होता है, रिजर्व होता है, वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी जितना ज्यादा ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके स्टोरेज करने की क्षमता रखेगा, उतना ही ज्यादा देर तक वो एनिमल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। ग्लाइकोजेन एनिमल स्टार्च लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजेन 2 जगह स्टोर होता है, मेनली ये लीवर में स्टोर होता है। लीवर में ये 100 ग्राम तक स्टोर हो सकता है, पूरे लीवर में। ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, इसमें 100 ग्राम तक स्टोर हो सकता है। सॉरी, लीवर में हो सकता है और उसके साथ साथ ही मसल्स में भी स्टोर हो सकता है 100 ग्राम तक। लीवर में 100 ग्राम तक ये हमारे मसल्स में भी स्टोर हो सकता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। कब, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन हमारे लीवर में भी स्टोर हो सकता है और 100 ग्राम तक हमारे मसल्स में स्टोर हो सकता है। हम अगले पॉलीमर, जिस पॉलीमर की बात करेंगे वो है एन्यूलिन। किस पॉलीमर की बात करते हैं, एन्यूलिन की। एन्यूलिन इसकी डिस्कवरी की थी ह्यूमास ने 1993 में। डिस्कवर्ड बाय ह्यूमास, थॉमस बाय थॉमस इन 1993 में डिस्कवरी हुआ था किसका, एन्यूलिन का। क्या है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, जिसमें बीटा 2,1-D फ्रक्टोसिल बॉन्ड पाया जाता है। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है जिसमें बीटा 2,1-D फ्रक्टोसिल बॉन्ड पाया जाता है। बीटा 2,1-D फ्रक्टोसिल बॉन्ड पाया जाता है, फ्रक्टोसिल बॉन्ड पाया जाता है। किसमें, इन्यूलिन में। इसमें इन्यूलिन में कौन सा बॉन्ड है, बीटा 2,1-D फ्रक्टोसिल फ्रक्टोस बॉन्ड। ये पाया कहाँ जाता है, फाउंड इन रूट्स राइजोम मेनली। ये मेनली रूट्स एंड राइजोम में पाया जाता है, रूट्स एंड राइजोम। अब राइजोम बल्ब, इसके लिए क्लास 12 में ही मेरा ही एजुकेशनल चैनल पर जाइए और रिप्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ये डाइटरी फाइबर कहलाते हैं।
जो फ्रक्टो इन्युलिन है, इन्युलिन इज डाइटरी फाइबर, इट इज डाइटरी फाइबर, इन्युलिन डाइटरी फाइबर है बट नॉट फॉर ह्यूमन। इन्युलिन इज नॉट डाइटरी फाइबर फॉर ह्यूमन। ह्यूमन इन्युलिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बट फिर भी हमारे बॉडी में जो रफेज की आवश्यकता होती है, हमारी इंटेस्टिन को क्लीन करने के लिए जो रफेज की आवश्यकता होती है, वो रफेज इन्युलिन होता है, ये इन्युलिन होता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें से हमें इन्युलिन मिलता है, जैसे बनाना के हर 100 ग्राम बनाना में 0.5 ग्राम इन्युलिन होगा। बनाना के केला, एक केला अगर है 100 ग्राम केला है, 100 ग्राम केला में 0.5 ग्राम इन्युलिन होगा, डाइटरी फाइबर का काम करेगा, हमारे इंटेस्टाइन को है उसको साफ करेगा। इसके साथ ही साथ गेहूं, व्हीट, ऑनियन, पोटैटो, बल्ब, मेज, इन सभी हाईली इन्युलिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गेहूं, प्याज, पके हुए आलू, बल्ब, मक्का, इनमें काफ़ी सारे इन्युलिन होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन की सफाई का काम करते हैं। इन्युलिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिना इन्युलिन के हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन नहीं हो सकता। रफेज का इसीलिए होता है, इतना ही नहीं, ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है हमारे बॉडी को, जिसके कारण ढंग से डाइजेस्ट हो पाता है। अब आप एक बात बताइए, आपसे एक प्रश्न, वो प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा ग्लूकोज है जो शराब से मिलता है? यस, आपने सही समझा, दैट इज डेक्स्ट्रॉन, जिसकी बात हम करते जा रहे हैं, ये शराब से मिलता है। ये मेडिसिनल काम करता है, ये मेडिसिन है जो हाइपोवोलेमिया में मदद करता है। अब हाइपोवोलेमिया क्या होता है? हाइपोवोलेमिया क्या है? हाइपोवोलेमिया अब देखिए, होता ये है, कई बार कई कारणों से, इंजरी के कारण हो सकता है, सर्जरी के कारण हो सकता है, सीवियर वार्ड के कारण हो सकता है, कई कारणों से हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है। हमारे बॉडी में एक तो सर्कुलेटरी ब्लड है और रिजर्व ब्लड है। तो सर्कुलेटरी ब्लड की अगर वॉल्यूम कम हो जाएगी तो उसमें डॉक्टर कहते हैं चलिए जी ब्लड चढ़ाइए। ब्लड अगर नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी केस में डेक्स्ट्रॉन दे देंगे। अब डेक्स्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा? तो डेक्स्ट्रॉन एक्ट एज ब्लड थिनर, ये ब्लड को पतला कर देगा। वॉल्यूम एक्सपैंडर, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंडर, प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। और ट्रॉमा यानी इमरजेंसी केस में तो ये काम कर देगा, बट नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये नहीं कि खून की कमी है तो डेक्स्ट्रॉन दे दीजिए, डेक्स्ट्रॉन ड्रिप से क्योर हो जाएगा, नहीं। ये वॉल्यूम एक्सपैंडर है, इमरजेंसी केस में डॉक्टर यूज करते हैं। किससे मिलता है? वायु से मिलता है, राइट। सो आज की क्लास में हम लोग ग्लूकागॉन की बात की है, ग्लाइकोजेन की बात की है, पॉलीसेकेराइड की बात की है। हम आगे और बायोमोलिक्यूल्स की क्लासेस लाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बी विद अस, थैंक्स फॉर